कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन 41 द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द लिंक बिटवीन स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इन अकाउंटिंग इक्वेशन। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या होता है, जिसमें आपका प्रॉफिट कैलकुलेट होता है, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट का दूसरा नाम है, जिसमें एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल शो हो रहे होते हैं। नंबर 1 में बोलते हैं प्रॉफिट इन द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इफेक्ट्स द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बाय एडिंग टू द ओनर्स कैपिटल। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जब कैपिटल की वैल्यू लिखी हुई आती है ना, तो जो ओपनिंग कैपिटल होता है, ओपनिंग कैपिटल यानी कि जो साल के शुरू में कैपिटल होता है, उसमें प्रॉफिट ऐड होता है, ड्राइंग्स माइनस होती हैं, और इस तरह से आपका क्लोजिंग कैपिटल आता है। एग्री? ऐसे ही होता है ना, ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट फॉर द ईयर ऐड होता है और ड्राइंग्स फॉर द ईयर माइनस होती है, तो क्लोजिंग कैपिटल आ जाता है। तो बिल्कुल पहला स्टेटमेंट मुझे सही लग रहा है। दूसरा, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट शेल आल्सो इफेक्ट द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बाय रिड्यूसिंग द ओनर्स कैपिटल। जितनी ड्राइंग्स होती है उससे ओनर्स का कैपिटल जो है उसकी वैल्यू कम होती है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। 41 का आंसर ए होगा, बोथ स्टेटमेंट्स। सेकेंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर कोई एक ऐसा खर्चा होता है सच एज के नॉन करंट एसेट्स की परचेज हो, नॉन करंट एसेट्स की कैपेसिटी की इंप्रूवमेंट हो, कोई ऐसा खर्चा होता है जिससे आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा। किसी एसेट की कैपेसिटी को इंक्रीज कर दिया, मिसाल के तौर पे एक बिल्डिंग थी, उसमें 2 फ्लोर्स बने हुए थे, 2 और फ्लोर्स बना दिए, किसी गाड़ी को खरीद लिया, इस तरह के खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। पहला इसमें दिया हुआ है सैलरीज पेड इन कैश। अगर मैं सैलरीज की पेमेंट करता हूं तो सैलरीज का एक टेम्परेरी शॉर्ट टर्म बेनिफिट होता है कि वर्कर्स आपके लिए काम करते हैं, उसके अगेंस्ट आप उनको पैसे देते हो। ऐसा खर्चा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आता है। बी में लिखा हुआ है इक्विपमेंट परचेज ऑन क्रेडिट। अगर आप इक्विपमेंट खरीद रहे हो क्रेडिट पर, तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि वो इक्विपमेंट आप मोर देन 1 ईयर इस्तेमाल करोगे, उससे लॉन्ग टर्म में बेनिफिट उठाओगे। ठीक है जी, तो 42 का आंसर होगा बी। 43, the current and non-current assets of Rana Enterprises as at 31st December 2022 were 400,000 and 200,000 respectively. ये करंट और नॉन करंट एसेट्स की आपको वैल्यू दी हुई है। Whereas liabilities were 250,000, the equity of Rana Enterprises as at 31st December 2022 will be। देखिए, आपको पता है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। कैपिटल इक्विटी का दूसरा नाम होता है। तो इफेक्टिवली आपने सारे एसेट्स को ऐड करना है। आपके पास 4 लाख के एक एसेट है और आपके पास 2 लाख के दूसरे एसेट है। इन दोनों को आपने ऐड करना है और इसमें से आपने लाइबिलिटीज को माइनस कर देना है। तो आपकी 3.5 लाख की इक्विटी बनती है। 43 का आंसर डी होगा। 44, Mukhtar earned profit of 325,000 during first quarter of 2022, but he withdrew the following। एक बंदे ने 3,25,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया अपने बिजनेस कर और ये वाली ड्राइंग्स करी। कैश of rupees 220,000, but he discharged business liability of 75,000 as well। इससे बिजनेस से 2,20,000 रुपए कैश निकाला, लेकिन इसने बिजनेस की 75,000 रुपए की लाइबिलिटी भी पे ऑफ करी। तो जो 2,20,000 इसने बिजनेस से कैश निकाला ना, वो सारा का सारा इसके घर के लिए नहीं था, सारा का सारा ड्राइंग्स नहीं थी, सारा का सारा पैसा ये घर पर नहीं लेकर गया, बल्कि 75,000 तो बिजनेस में ही इस्तेमाल हुआ। तो ये घर जो लेकर गया होगा, अगर इसने 2,20,000 रुपए निकाले, उसमें से ये घर लेकर गया होगा 1,45,000 रुपए। ये ड्राइंग्स है इसकी। अगर मैं बिजनेस से 2,20,000 कैश निकाल रहा हूं, लेकिन 75,000 रुपए बिजनेस के ही फायदे के लिए यूज कर रहा हूं, एक लायबिलिटी को पे ऑफ कर रहा हूं, तो वो मैं घर तो नहीं लेकर गया। जब मैं वो घर नहीं लेकर गया तो वो ड्राइंग्स नहीं है। Goods of rupees 100,000, of which 40% goods were distributed as free samples. Free sample expense has been included in the calculation of quarterly profits above। Goods यानी कि कुछ इन्वेंट्री ऑफ 100,000, 1 लाख रुपए की थी, ऑफ विच 40% गुड्स वे डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। इसमें से 40% इन्वेंट्री मैंने फ्री सैंपल के तौर पर लोगों में बांटी थी। तो वो बिजनेस का सैंपलिंग एक्सपेंस है, सैंपल का या डिस्ट्रीब्यूशन का या सेलिंग का एक्सपेंस है, मार्केटिंग का एक्सपेंस है, पब्लिसिटी का एक्सपेंस है। लेकिन बाकी जो चीजें ये घर लेकर गया है, 1 लाख का कितना परसेंट, 1 लाख का बाकी 60%, ये इसकी ड्राइंग्स है।
क्योंकि ये वाले पैसे ये अपने घर लेकर जा रहा है, या ये गुड्स अपने घर लेकर जा रहा है। तो इसकी ड्रॉइंग्स पूरा 1 लाख नहीं है, बल्कि 1 लाख का 60% है। बाकी 40% पैसा तो बिजनेस में ही फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस्तेमाल हुआ है, या 40% चीजें बिजनेस के पर्पज के लिए इस्तेमाल हुई है। तो इसकी जो टोटल ड्रॉइंग्स है ना, वो 2,05,000 है। What will be the impact on net assets during first quarter of 2020? देखिए, 3,25,000 का इसने प्रॉफिट कमाया, 3,25,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया, और उसमें से 2,05,000 रुपए घर ले गया। 3,25,000 रुपए का इसने प्रॉफिट कमाया और उसमें से 2,05,000 रुपए ये घर ले गया। यानी कि बिजनेस के जो नेट एसेट्स है, बिजनेस के जो एसेट्स है, उनमें जो इंक्रीज आया होगा वो कितना आया होगा? 1,20,000 का। तो नेट एसेट्स इंक्रीज बाई 120,000 रुपीज। क्या ये बात क्लियर है? अच्छा, 45। With reference to accounting equation, state which of the following statement is true? अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? एसेट शुड बी इक्वल टू लायबिलिटीज नहीं, एसेट शुड बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। एसेट शुड बी इक्वल टू इक्विटी नहीं, एसेट शुड बी इक्वल टू लायबिलिटीज एंड कैपिटल। बड़ा आसान है, सी होगा। अच्छा, 46, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इफेक्ट्स द अकाउंटिंग इक्वेशन एज इंक्रीज इन वन एसेट, डिक्रीज इन अदर एसेट एंड डिक्रीज इन इक्विटी? इसमें से कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शन है कि जिसकी वजह से एक एसेट इंक्रीज होता है, एक एसेट डिक्रीज होता है और इक्विटी डिक्रीज होती है? पहले क्या, कैश रिसीव्ड ऑफ 25,000 अगेंस्ट डिस्पोजल ऑफ एसेट विद कैरिंग वैल्यू ऑफ 20,000। मैंने कैश रिसीव किया, कितने का कैश रिसीव किया? 25,000 का। क्या करके रिसीव किया? मैंने एक एसेट बेचा, मैंने एक नॉन करंट एसेट बेचा जिसकी वैल्यू 20,000 थी। तो इसका मतलब मैंने प्रॉफिट कितना कमाया? मैंने इस एसेट को बेचकर जो प्रॉफिट कमाया 25,000, 20,000 वाली चीज 25,000 में बेचूंगा तो 5,000 का प्रॉफिट होगा। एग्री? ठीक है। कैश रिसीव 25,000 अगेन डिस्पोजल ऑफ एसेट विद कैरिंग वैल्यू ऑफ 20,000। अच्छा, इसकी एंट्री क्या पास होगी? कैश आया होगा, कैश डेबिट 25,000, कैश डेबिट 25,000। नॉन करंट एसेट जो है उसको क्रेडिट किया होगा 20,000 से, और प्रॉफिट जो है उसको क्रेडिट किया होगा 5,000 से। अब देखिए, प्रॉफिट की वजह से इक्विटी में क्या हुआ होगा? इक्विटी इंक्रीज हुई है। ठीक है। देखिए, एक एसेट इंक्रीज हुआ है, एक एसेट इंक्रीज हुआ है, एक एसेट इंक्रीज हुआ है, एक एसेट डिक्रीज हुआ है, एक एसेट डिक्रीज हुआ है, एक एसेट इंक्रीज हुआ है, एक एसेट डिक्रीज हुआ है, और प्रॉफिट जो है वो भी क्या हुआ है? वो भी इंक्रीज हुआ है। उसने पूछा था एक एसेट इंक्रीज हो, एक एसेट डिक्रीज हो और इक्विटी डिक्रीज हो। अच्छा, इक्विटी, जब प्रॉफिट इंक्रीज होता है इक्विटी इंक्रीज होती है। जब प्रॉफिट होता है ना, तो ये याद रखिएगा कि कैपिटल या इक्विटी इंक्रीज होती है, ओनर को फायदा होता है, ओनर को पैसे मिलते हैं, ओनर का बिजनेस में शेयर इंक्रीज होता है, ओनर की इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है, उसके पैसे इंक्रीज होते हैं। दूसरा है कैश रिसीव 25,000 अगेंस्ट डिस्पोजल ऑफ एसेट विद कैरिंग वैल्यू ऑफ 30,000। अगर मुझे कैश मिला हो 25,000, मैंने कैसे डिस्पोज ऑफ करा जिसकी जो वैल्यू है वो 30,000 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें मुझे लॉस हुआ है। इसमें मुझे लॉस कितना हुआ है? इसमें मुझे लॉस हुआ है 5,000 का। तो इस केस में मेरी डबल एंट्री होगी, कैश डेबिट 25,000, लॉस डेबिट 5,000, और क्या कहते हैं आपका नॉन करंट एसेट क्रेडिट 30,000। ये वाली कंडीशन वो पूछ रहा था। इसमें क्योंकि आपको लॉस हुआ है, जब आपको लॉस होता है, नुकसान होता है, तो ओनर के पैसे घाटे में जाते हैं, उसको कमी होती है उसके पैसों में, उसका कैपिटल रिड्यूस होता है लॉस की वजह से। लिहाजा 46 का आंसर बी होगा। 47, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आखिर क्या चीज है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आखिर क्या चीज है? Includes all cash inflows and outflows during the year. Includes all assets, liabilities and equity. बिल्कुल, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे सारे एसेट, सारी लाइबिलिटीज और सारी इक्विटीज स्टेटेड होती हैं। एग्री? यानी कि आंसर क्या होगा? बी। 48, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें से कौन सा जुमला सही है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स इज नेट प्रॉफिट। रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स एड अदर इनकम इज नेट प्रॉफिट। Revenue minus operating expenses is gross profit. Revenue minus cost of sales is gross profit. 48 का आंसर डी होगा।
जो आपका सेल्स रेवेन्यू होता है, सेल्स रेवेन्यू में से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करते हो। जब आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर लेते हो तो जो वैल्यू बच जाती है उसको ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट में से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करते हो। जब आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हो तो जो वैल्यू आती है उसको हम नेट प्रॉफिट कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास सेल्स रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को जब हम माइनस करेंगे तो जो अमाउंट बचेगा उसको हम ग्रॉस प्रॉफिट कहेंगे। तो 48 का आंसर क्या होगा? डी। 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन करेंट एसेट? इसमें से कौन सा नॉन करेंट एसेट नहीं है? फर्नीचर नॉन करेंट एसेट है, 1 साल से ज्यादा बेनिफिट देता है। ऑफिस की बिल्डिंग भी नॉन करेंट एसेट है, 1 साल से ज्यादा बेनिफिट देती है। कंप्यूटर फॉर रीसेल पर्पस, मैंने कुछ कंप्यूटर खरीदे हैं जो मैं रीसेल करूंगा, ये मेरी इन्वेंट्री है। अगर कंप्यूटर मैंने बिजनेस में इस्तेमाल के लिए खरीदे होते तो उस केस में ये नॉन करंट एसेट होता। अगर मैंने कंप्यूटर खरीदे हैं कि मैं इसको आगे जाकर बेचूंगा, इससे प्रॉफिट कमाऊंगा, तो ये मेरी इन्वेंट्री है। जिस चीज का मेरा बिजनेस होता है वो मेरी इन्वेंट्री होती है। पेटेंट्स क्या होते हैं सर? पेटेंट्स इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में आप आगे आने वाले पेपर्स में पढ़ाई करोगे। इंटेंजिबल एसेट्स भी आपके नॉन करंट एसेट्स होते हैं, इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। इंटेंजिबल का मतलब है जिसको हाथ ना लगा सको। तो खैर सी इसका आंसर है। 50, which of the following is not included in definition of liability in accordance with conceptual framework? conceptual framework एक accounting framework है जो हर चीज की definition देता है। बोलते हैं इसमें से कौन सी चीज liability में शामिल नहीं है इसके हिसाब से? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ द एंटिटी, अगर एंटिटी यानी कि बिजनेस की कोई एक ऑब्लिगेशन है तो फ्रेमवर्क के हिसाब से वो लायबिलिटी है। मिसाल के तौर पर आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि आपने एक्सवाइजेड सप्लायर को, पेएबल को, क्रेडिटर को पेमेंट करनी है। आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि आपने बिजली का बिल भरना है, एक्रूअल्स है कोई, तो वो आपकी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ द एंटिटी कहलाती है। फ्यूचर ऑब्लिगेशन ऑफ द एंटिटी, फ्यूचर में कभी कोई अमाउंट पे करना पड़ेगा, वो अभी से लायबिलिटी तो नहीं हुई। जो आपकी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है उसमें लायबिलिटी की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है, आप जब बुक की रीडिंग करेंगे तो उसमें भी आएगी। वो है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ द एंटिटी, एंटिटी की प्रेजेंट मौजूदा ऑब्लिगेशन हो एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, कोई पास्ट इवेंट की वजह से, द स्टेटमेंट ऑफ विच इज एक्सपेक्ट द सेटलमेंट ऑफ विच इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस। यानी कि लेट से आपने गुड्स परचेज करे क्रेडिट पर, क्रेडिट पर गुड्स परचेज करते हो तो परचेजेस को डेबिट कर देते हो और पेएबल्स को क्रेडिट कर देते हो। ये काम आपने किया था, ये काम आपने किया था 1 जनवरी 2024 वाले दिन। अब आपने पेमेंट करनी है 25 जनवरी 2024 वाले दिन। तो जब आपने पेमेंट करनी है तो आपकी इस अरसे के दौरान में जो आपकी लायबिलिटी होगी वो आपकी एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ द एंटिटी होगी। आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि आप किसी को पे करो एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। मिसाल के तौर पर 5 जनवरी वाले दिन अगर कोई मुझसे पूछेगा तुम्हारे ऊपर लायबिलिटी है तो तुम बोलोगे हाँ है, मैंने पास्ट में 4 दिन पहले कुछ गुड्स खरीदे थे, उसकी वजह से आज मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन है कि मैं किसी को पेमेंट करूं। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ द एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, the settlement of which is expected to result in an outflow of resources। और मुझे मालूम हो कि जब मैं फ्यूचर में इसको कभी भी सेटल करूंगा तो उसकी वजह से मेरी कुछ रिसोर्सेस का आउटफ्लो होगा। जब आप इसको सेटल करोगे तो क्या होगा? पेएबल्स डेबिट होगा, बैंक का कैश क्रेडिट होगा। तो जाहिर सी बात है आपका कुछ आउटफ्लो होगा, कुछ पैसे जाएंगे, कुछ रिसोर्सेस जा रही होंगी। ठीक है जी, तो हमने ये 41 से लेकर 50 सवालात जो है ना वो आपके साथ